हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू इनिशिएटिव जिसमें कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डेली हिंदू न्यूज़पेपर को। सो डेली हम यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और आज न्यू ईयर के साथ हम इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। तो मेरा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो आप लोग थे और इसको सस्टेन करने के पीछे भी मेरा मोटिवेशन आप लोग ही रहेंगे। सो आई नीड अ ह्यूज सपोर्ट ऑफ यू ऑल गाइस। सो शुरू करेंगे हम आज के द हिंदू एनालिसिस के साथ। आज है 1 जनवरी और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, क्यों हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उन्हें पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। तो देखो, न्यू ईयर है तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। सो द पॉजिटिविटी इज the same boiling water that softens the potato hardens the egg. It is what you are made of, not the circumstances. तो आपको ये समझना है कि circumstances सभी के कोई बहुत फेवरेबल नहीं होते हैं। सभी को कुछ ना कुछ डिफिकल्ट पाथ से गुजरना पड़ता है, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है। बट यहाँ पे डिफरेंस जो आता है ना, वो कैरेक्टर का आता है कि आप उस सर्कमस्टांसेस से, उस डिफिकल्टीज से निकलने के बाद अपने आप को कैसा पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो निखर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं। तो यू हैव टू बी द वन जो निखर जाते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस पॉजिटिविटी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले कुछ चीजें कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल दीज मीडियम्स। और जो इस लेक्चर की पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मयूरी भागवानी के नाम से आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इन सभी की लिंक्स जो है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस आईडी एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन ट्विटर वाया दिस आईडी। ऑलराइट, इन सब की लिंक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, so you can connect with me and you can share your doubts as well as your feedbacks with me. Alright, तो हम देखते हैं आज के टॉपिक्स पहले। तो देखो, GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से नीडलेस प्रोवोकेशन। ये एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में जिसमें की बात की गई है इंडिया चाइना रिलेशंस की, और चाइना क्या नए अपने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया के साथ, वो क्या क्या नए प्रॉब्लम अब क्रिएट कर रहा है उसकी बात करेंगे। इसके बाद बाइडेन पुतिन टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जो रशिया का इश्यू चल रहा है रिगार्डिंग यूक्रेन और यूएस के क्या इंटरेस्ट उसमें इन्वेस्टेड हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडो श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हेल्थ में अब देखो, ओमिक्रॉन जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ एडिटोरियल आया है एक जिसका नाम है प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। और इसके अलावा यहाँ पे देखो, इसके अलावा हम दो तीन चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ओमिक्रॉन। ऑलराइट, GS3 में हम साइंस एंड टेक में से RAT वर्सेस RT-PCR को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही कोविड के टाइम पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के फॉर्म में सामने आई थी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये न्यूज़ में थी, इसको देखेंगे। साथ में डिफेंस में हम हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करेंगे। 8 दिसंबर को एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा पूरे इंडिया के लिए, जिसमें हमने ना सिर्फ अपने CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज को खोया, बल्कि उनके साथ कई सारे जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स थे उनको भी खोया। तो उससे रिगार्डिंग, हेलीकॉप्टर क्रैश से रिगार्डिंग एक इंक्वायरी बैठी जिसमें कुछ चीज़ें सामने आई, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली GS4 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स डोज को। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला आज का हमारा आर्टिकल है रिगार्डिंग द डिसओरिएंटेशन रिगार्डिंग दैट हेलीकॉप्टर क्रैश जिसकी मैं बात कर रही थी। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें हमारे जो CDS हैं बिपिन रावत जी, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस हेलीकॉप्टर क्रैश। इनके साथ कई सारे मिलिट्री पर्सनल्स थे, इनकी वाइफ भी थी, इन सभी की यहाँ पे डेथ हो गई एंड दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फॉर इंडिया। ओके, अब इसको लेकर यहाँ पे ट्राई सर्विस इंक्वायरी कमीशन बैठा और यहाँ पे ट्राई सर्विस इंक्वायरी जो हुई उसमें कुछ चीज़ें सामने आई। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई उसका नाम है CFIT। ये कहा जा रहा है कि CFIT was the reason behind this helicopter crash. Now what is the CFIT? इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। तो कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, ये जो प्रॉब्लम हुई ना, इसके कारण यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। ओके, अब ये जो है ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो ये क्या है टर्म, पहले इसको देखते हैं फिर वापस हम इस न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। तो देखो, जो कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, ये जो टर्म है ये क्या बताती है? ये बताती है कि जब कोई भी फ्लाइट, कोई प्लेन, कोई हेलीकॉप्टर इन कंट्रोल है, ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन
क्या होता है कि जब पायलट को प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस ना हो, उसको पता नहीं हो कि उसने टेरेन को टच कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ओशन है, ठीक है, ये ओशन है और बहुत नीचे उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, और कभी ऐसा हो जाए गलती से अनअवेयरनेस के कारण, क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि उड़ते टाइम ये हेलीकॉप्टर गलती से अगर ये पानी को टच कर गया या टेरेन को टच कर गया, यही सेम चीज माउंटेन्स में भी हो सकती है। तो अगर ये इसको टच कर गया टेरेन को, उसके कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है या कोई भी प्लेन है वो क्रैश हो सकता है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, यानी कि यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो फ्लाइट है वो इन कंट्रोल थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशनल अनअवेयरनेस यहाँ पे इशू हो गया, ये आपने टेरेन को टच कर दिया और उसके कारण आपका पूरा बैलेंस बिगड़ गया। ओके, तो ये एक अनइंटेंशनल कोलिजन होता है विद द टेरेन, और यहाँ पे ये ग्राउंड हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, वाटर बॉडी हो सकता है, कोई भी टेरेन हो सकता है। जब आप उससे अनइंटेंशनली कोलाइड कर जाओ, दैट लीड्स टू दिस सिचुएशन। ओके, इसमें क्या होता है जनरली, जो पायलट है या जो क्रू है वो अनअवेयर होता है ऑफ द लूमिंग डिजास्टर। जैसे मान लो कि ये माउंटेन है, ठीक है, तो आप यहाँ से आ रहे हो, आपने सोचा कि चलो यहाँ पे तो ऐसा है, तो आपको सामने दिखा नहीं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस और एनी अदर रीजन, और आपको यहाँ पे दिखा नहीं और आपने यहाँ पे टच कर दिया माउंटेन को, तो उसके बाद आपका जो हेलीकॉप्टर है दैट माइट क्रैश। तो इसी को कहते हैं हम कंट्रोल फ्लाइट इन टेरेन। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लूमिंग डिजास्टर है, जो आने वाला डिजास्टर है, उसका कोई अंदाजा नहीं होता पायलट को, और यही चीज यहाँ पे माना जा रहा है कि हुई थी 8 दिसंबर को भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत माउंटेनियस रीजन था, नीलगिरीज थी, ठीक है, और उसके अलावा वेदर भी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं था। ओके, अच्छा, इसमें वो फ्लाइट्स नहीं आती हैं जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल जो फ्लाइट हो जाती है वो इसमें नहीं आएगी, जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना सिर्फ वो फ्लाइट्स इसमें आएंगी जो कि कंट्रोल्ड है, ऑलराइट। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में ही हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। इनफैक्ट 75% जो केसेस हुए हैं ये CFIT के, दे हैव हैपेंड इन द डे टाइम, ऑलराइट। तो ये याद रखना। उसके अलावा ये भी याद रखना कि यहाँ पे कई बार वायर स्ट्राइक्स भी हो जाते हैं, बीच में कोई वायर आ गई, वायर स्ट्राइक्स के कारण भी ये चीज़ हो सकती है, ऑलराइट। अब आते हैं हम न्यूज़ आर्टिकल पे। मेजरली मुझे जो चीज़ आपको बतानी थी वो ये बतानी थी CFIT के बारे में, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो ये कहा जा रहा है, एविएशन एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस के कारण क्या हुआ कि ये CFIT हुआ। पहले तो जो प्लेन था, जो हेलीकॉप्टर था, वो काफ़ी कंट्रोल में था, लेकिन इस फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस के कारण ये स्ट्राइक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर थे, फुल्ली सर्विसेबल थे, ठीक है, इसीलिए इसको CFIT कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे पुअर वेदर था जिसके कारण डिसओरिएंटेशन हो गया, ये माना जा रहा है, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे प्लेन या हेलीकॉप्टर कौन सा था, जिसका इसका नाम था MI-17VS। ओके, इसको थोड़ा सा याद रखना, बाकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इशू की तरफ। ये एक एडिटोरियल है रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशंस। तो चाइना ने नया क्या कांड किया है, तो देखो चाइना ने क्या किया है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है और चाइना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, अरुणाचल प्रदेश की 15 प्लेसेस जो हैं, इनको इन्होंने अपना नाम दे दिया। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 15 प्लेसेस को अपना नाम दिया। मतलब ये दिखाना चाह रहा है चाइना कि अरुणाचल प्रदेश की 15 प्लेसेस पे मेरा हक है, ये चाइना दिखाना चाह रहा है। अब चाइना को तो हम जानते ही हैं, इनका कितना ज़्यादा जो एम है वो टेरिटोरियल एक्सपांशन है, और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा करता है। साउथ चाइना सी में देख लो आप, वियतनाम में देख लो आप, सब इससे परेशान है, ठीक है। तो हर जगह ये चाइना ऐसे ही करता है, इंडियन ओशन में देख लो, ये सभी जगह ऐसा करता है। तो यहाँ पे इसीलिए ज़रूरी है, अच्छा, हमने भूटान भूटान में भी देखा था डोकलाम इशू, तो ये सब जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पे अरुणाचल की 15 प्लेसेस को ये कहा है कि ये हमारी हैं और इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ बताती है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस ऑलरेडी अच्छे तो नहीं हुए थे, स्टैंड ऑफ लद्दाख का चल ही रहा था और उसके बीच में ये सब हो गया। तो ये दिखाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस आर नॉट वेरी गुड, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टेरिटरी है, लेकिन इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बयान दिया है कि आप किसी को भी कुछ भी नाम दे दो, इससे वो चीज़ आपकी थोड़ी हो जाएगी। ये तो वही बात हुई कि हमने रुमाल रख दिया तो ये हमारी हो गई, या हमने तुमको ये कह दिया तो तुम ये हो गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ओके। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो लोकेशन है वो इस तरह से चूज़ की गई हैं कि जो दिखाए कि
टेरिटोरियल एक्सपांशन कितना ज़्यादा है चाइना का। ओके, अब हो सकता है कि ये सिंबॉलिक हो, लेकिन सिंबॉलिक होने के साथ यहाँ पे एक बाउंड्री डिस्प्यूट फिर से क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक लॉ पास हुआ था चाइना में। ये चाइना की लॉ का नाम है न्यू बॉर्डर लॉ, ठीक है, जो 1 जनवरी से अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसको लेकर इंडिया ने अपना जो है कुछ कंसर्न्स दर्ज कराए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे इंडिया ने ये कहा है कि इस लॉ के अंतर्गत, इस लॉ की आड़ में अब चाइना क्या करेगा, चाइना इस लॉ को यूज करके दूसरों की टेरिटरी में घुसता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रोकने के लिए इंडिया ने अपने कंसर्न्स दिखाए हैं इस लॉ के अगेंस्ट। ऑलराइट, इसके अलावा देखो यहाँ पे चाइना की सॉवरेनिटी भी यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाती है, क्योंकि चाइना बोल रहा है कि हम तो सॉवरेन है, हम तो यहाँ पे सबको नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो हमारा जब जम्मू कश्मीर का इशू था, जब 2019 में हमने ये जो आर्टिकल 370 था इसको स्क्रैप डाउन कर दिया था, और जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया था, उस टाइम पे चाइना ने बहुत अड़ंगे लगाई थी। इनफैक्ट चाइना ने ये बोला था कि नहीं भैया, ये तो तुम्हारा इंटरनल मैटर नहीं है, ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठना चाहिए। इनफैक्ट चाइना ने ये यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये इशू उठाया था। तो अब तब हमारी इंटरनल सॉवरेनिटी हमारी सॉवरेनिटी नहीं थी, लेकिन आज चाइना की सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी है। तो दिस शोज द हिपोक्रेटिक नेचर ऑफ चाइनाज फॉरेन पॉलिसी। ऑलराइट, इसके अलावा देखो कुछ चीजें ये भी है कि अब हमको क्या जरूरत है, हमको रिस्टोर करने की जरूरत है रिलेशंस को, हमको यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करने की जरूरत है इन द बॉर्डर्स टर्म। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी जरूरत है कि यहाँ पे हम म्यूचुअल सेंसिटिविटी को साथ में लाएं। ठीक है, और साथ में जो एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं हमारे बीच में रिगार्डिंग द बॉर्डर्स, इसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की तरफ ध्यान दें। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो एक छोटा सा न्यूज था, छोटी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी आपको, वो मैंने आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का एडिटोरियल, दूसरा एडिटोरियल है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा देखो, इसके अलावा दो और एडिटोरियल आए हैं, मुझे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, इसीलिए मैंने उसको नहीं ऐड किया है। उसमें कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी थी, इसीलिए हमारे काम का ज्यादा वो है नहीं। ऑलराइट, अब देखो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये आज का एक एडिटोरियल था विच इज रिलेटेड टू ओमाइक्रॉन। यहाँ पे कितना ज्यादा जो इंटेंसिटी से ओमाइक्रॉन बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इसमें कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में ओमाइक्रॉन ने बिल्कुल बहुत ही बड़ा यहाँ पे तांडव मचाया हुआ है। लगभग लगभग आज की डेट में यूएस में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लगभग देखो ऑन एन एवरेज 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो कोविड के 2.5 लाख केसेस हैं, और इसमें सिर्फ ओमाइक्रॉन के नहीं, इसमें डेल्टा वर्जन भी है, डेल्टा वेरिएंट भी है। अच्छा, जिनको नहीं पता कि ये वेरिएंट क्या होता है, उनके लिए मैं छोटा सा बता देती हूँ। क्या होता है कि ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ये वायरस का कुछ डीएनए होगा, कुछ आरएनए होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कुछ भी होगा। ये जब आपकी बॉडी में आता है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी में आके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है। ठीक है, इन कॉपीज को बनाने में कई बार क्या होता है कि कुछ गलती हो जाती है, तो यहाँ पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, ये अल्टर हो जाता है। मान लो कि ये तो एग्जैक्ट कॉपीज बनी, लेकिन ये वाला जो है अल्टर हो गया। ये अल्टर होने को कहते हैं हम म्यूटेशन। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल जो चेंज हो जाता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस म्यूटेशन होने के बाद जो नया वायरस बनता है उसको हम वेरिएंट कहते हैं ऑफ द ओरिजिनल वायरस। तो ये ओमिक्रॉन और डेल्टा क्या है, यही वेरिएंट्स है। ऑलराइट, और जो बहुत फैल जाते हैं ना उनको हम वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमको। दूसरी चीज यहाँ पे ये कही गई है कि यूरोप और बहुत सारी कंट्रीज, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, इन सब जगह पे ओमाइक्रॉन काफी ज्यादा फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है कि जो लास्ट वीक था उसमें 11% केसेस बढ़े हैं। ओके, तो हमको ये समझना है कि ओमाइक्रॉन काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है वो ये है कि इसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ है कि 3 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जो भी इससे पहले वेरिएंट्स आए ना उससे 3 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। दूसरी चीज़ ये कि ओमाइक्रॉन जो है आज की डेट में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है, और साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 2 वेरिएंट से हमको खतरा हो रहा है। ओके, अच्छा तीसरी चीज़ ये कि ओमिक्रॉन जो है अभी इसके पास सुपीरियर एबिलिटी है कि इन्फेक्शन कॉज कर सक रहा है, और फुल्ली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बूस्टर डोजेस की भी बात की जा रही है। साथ में यहाँ पे सिवियरिटी कम है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन जो हो रहा है उसकी जो कैपेबिलिटी है इस वायरस की वो ज्यादा है। अब इंडिया में भी कई सारे स्टेट्स, लगभग 22 स्टेट्स को घेर लिया है इस ओमाइक्रॉन ने। महाराष्ट्र का हाल आपको पता है, दिल्ली का हाल आपको पता है। दिल्ली में
1000+ केसेस आ रहे हैं हम। तो इसीलिए हमको एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन भी ये समझना चाहिए कि अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो हम जाके सबसे पहले वैक्सीन लगवा के आएं। दोनों डोसेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप उनको वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, हमको अपने आप को जादूगर नहीं समझना है। ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस जो थे रिपोर्ट हुए, वो लगभग 1300 रिपोर्ट हो रहे हैं 22 स्टेट्स में, लगभग इसके आसपास यहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये आप देखोगे कि 1000 से ज़्यादा केसेस जो हैं कोविड के आए हैं हमारे दिल्ली में। हालाँकि 1300 केसेस जो है ना, ये 1300 केसेस की मैं बात कर रही हूँ, ये ओमाइक्रॉन वाले हैं। और ये 1000 केसेस जो मैं बोल रही हूँ, वो टोटल कोविड वाले हैं, जिसमें ओमाइक्रॉन भी है और डेल्टा वेरिएंट भी है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो कही गई, पहली स्टेप जो ये कहा गया कि यहाँ पे आरटी-पीसीआर जो है, इसको हमको थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा और डुअल आरटी-पीसीआर टेक्नोलॉजी हमको लेके आनी चाहिए, जिसमें कि एस जीन टारगेट जो हम करते हैं। देखो एस जीन क्या है? देखो जो ये ओमिक्रॉन है ना, यहाँ पे क्या होता है, कई सारे जीन्स होते हैं। कोविड जो वायरस है सार्स कोव 2, इसके कई सारे जीन्स हैं। इसमें जो ये ओमिक्रॉन है, इसके पास एस जीन नहीं है, ठीक है? मतलब इसमें एस जीन नहीं होता है। अब ये क्या है कि जब आप कोई भी टेस्ट करते हो, मान लो आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हो, ठीक है? तो आरटी-पीसीआर टेस्ट में ये एस जीन काउंट नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पता नहीं चलता, ये पता चलता है कि कोविड है या नहीं है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ओमिक्रॉन वाला वायरस है कि नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके लिए ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ रही है, तो ये जो डुअल टेस्टिंग हो रही है, इसको और ज़्यादा तेज़ी से हमको करना चाहिए, ठीक है? तो एक छोटी-सी चीज़ थी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें हम रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या गया है, ये कहा गया है कि लगभग 1300 केसेस हमारे देश में ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, ठीक है? इसमें से हज़ार-हज़ार केस तो ऐसी बड़ी-बड़ी जो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ हैं, उसमें टोटल कोविड के आ रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं हमारे देश के, उन्होंने ये कहा है कि हमको टेस्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए, डायग्नोस्टिक जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और वो कैसे दे सकते हैं? क्योंकि देखो आरटी-पीसीआर जो है हमारे पास, वो लिमिटेड है, इसमें टाइम भी लगता है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि हमको साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट भी लाने चाहिए। अब क्या है, जब कोविड नया-नया आया था ना, तब रैपिड एंटीजन टेस्ट पहले आया था, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ी-सी एक्यूरेसी का इश्यू रहता है और जल्दी तेज़ी से ये टेस्ट करता है। उसके बाद आरटी-पीसीआर आया था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, वो आरटी-पीसीआर है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों का सहारा लें। उसके बाद हम देखें कि जिनको भी आरटी-पीसीआर की ज़रूरत है, उसको हम डालें। बाकी जो ऑलरेडी पॉज़िटिव आ जाते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में, उनका आरटी-पीसीआर करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है। अब देखो आरएटी और आरटी-पीसीआर में क्या डिफ़रेंस है, ये हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखो आरएटी क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, मान लो ये आपकी कोई बॉडी है, बाहर से कोई एंटीजन आता है आपकी बॉडी में, आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है कि भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट तुमको इम्यून सिस्टम जनरेट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एंटीजन आपकी बॉडी का दुश्मन है, जिसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एंटीजन जो है, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, यहाँ पे एंटीजन को टेस्ट करेगा बेसिकली ये आरएटी टेस्ट। और ये कोविड 19 के लिए शुरू हुआ था। तो इसमें क्या होता था, नेज़ल सैंपल्स लिए जाते थे और एंटीजेंस जो हैं वो इन या फिर विद इन जो सार्स कोव 2 वाले जो वायरस है, उसके अगर एंटीजेंस आपको मिलते हैं तो आपको पता चल जाता था कि कोविड है या नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, यानी कि इसके लिए आपको कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से जो लैब वाले लोग हैं, लैब के जो टेस्टिंग वाले लोग हैं, वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कन्वेंशनल लेबोरेटरी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर पे आके भी आपके सैंपल्स ले सकते हैं। और अब तो हम सभी को इसके बारे में पता है ही, ठीक है? अब देखो ये जो आरएटी टेस्ट है, ठीक है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये आरटी-पीसीआर से कैसे डिफरेंट है? आरटी-पीसीआर का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका नाम रिवर्स क्यों है? क्योंकि देखो जो आरटी-पीसीआर है ना, ये यूजुअली डीएनए को टेस्ट करती है, लेकिन जो कोविड है, सार्स कोव 2 है, वो आरएनए बेस्ड वायरस है। अब ये आरएनए को पहले हमको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। इसीलिए इसमें रिवर्स यूज किया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो इसमें भी एंटीजन ही यहाँ पे देखो आरटी-पीसीआर जैसे ही यहाँ पे एंटीजन, आरटी-पीसीआर और आरएटी दोनों में एंटीजन को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट नहीं किया जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला डिफरेंस है स्पीड का, टाइम का। इसमें जो है 2 से 5 घंटे लगते हैं आरटी-पीसीआर में, जबकि आरएटी में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं पूरे डिटेक्शन में। ओके, अच्छा अब इसके कुछ लिमिटेशन है। आरएटी क्यों
गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं बना इतनी स्पीड के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी का कुछ इशू है। यहाँ पे क्या होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव हैं, मतलब आपको कोविड ने इन्फेक्ट किया है। लेकिन अगर आपकी टेस्ट नेगेटिव आती है, टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं, तो यहाँ पे एक्यूरेसी का इश्यू आ जाता है। यहाँ पे ये डाउट रहता है कि आप सच में नेगेटिव हैं या फिर ये एक फॉल्स नेगेटिव दे रहा है। तो कई बार क्या हो रहा था, अभी पहले जो फर्स्ट सेकेंड वेव आई थी उसमें क्या हो रहा था कि आरएटी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट में किसी पर्सन को नेगेटिव दिखा दिया कि उसको कोविड नहीं है। अब वो बाहर गया, उसने सबको फैला दिया, बाद में पता चलता है आरटीपीसीआर करने के बाद कि ये तो इसको तो वही कोविड है। तो ये इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ये आरएटी करने की क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि आप आरएटी करवाओ, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसको लगता है कि मैं मुझे कोविड हो सकता है, तो आप आरएटी करवाओ। अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो फिर तो आपको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जीनोम सीक्वेंसिंग कराना, आपको समझ में आ जाएगा ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हूँ या डेल्टा से वेरी इन्फेक्टेड हूँ। लेकिन मान लो कि आरएटी नेगेटिव आती है, तो फिर आप आरटीपीसीआर कराओ, ठीक है। तो आरटीपीसीआर के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ओके, अच्छा यही यहाँ पे मेजर यही था। और जो आरएटी है इसके साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये एक्सट्रैक्शन बफर होता है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए इसका सैंपल जो होता है वो स्टेबल रहता है, उसके बाद स्टेबल नहीं होता है, उसके बाद रिलाय नहीं कर सकते। तो ये सारे इस इश्यूज थे। आरएटी और आरटीपीसीआर के बीच में डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ओके, आगे बात करते हैं। एक और आर्टिकल था, साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन कितना ज्यादा बढ़ गया है और ये थर्ड वेव पूरी तरह से बन चुका है। यही नहीं, ये भी कहा है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने कि ये जो थर्ड वेव है ना, इसकी पीक भी आ चुकी है हमारे देश में। मतलब सोचो कितना ज़्यादा ये ओमिक्रॉन ने एकदम विकराल रूप ले लिया है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि ये हाईली कॉन्टेजियस वायरस है। अभी कहना मुश्किल होगा कि इसकी सिवियरिटी कम है, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही देखा जा रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन उतने हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है साउथ अफ्रीका में, ये वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है। और ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड वेव में जो सिवियरिटी थी ना, वो अभी नहीं है। हाँ, ये है कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो यहाँ पे ये भी है कि इन्फेक्शन जो है अभी 30% तक गिरे हैं यहाँ पे। इतना हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे सबसे पहले जो ओमिक्रॉन वायरस जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट किया गया था, वो साउथ अफ्रीका में ही किया गया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना में ही किया गया था। और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अब पूरे सब जगह पे ये फैल चुका है। यूएस में हमने देखा लगभग 2.5 लाख केस आ रहे हैं कोविड के आज के टाइम पे। ओके, तो ये साउथ अफ्रीका की सिचुएशन देखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि हमें कितनी ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। नहीं लगवाइए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, लगवा लेना। ओके, अच्छा एक आर्टिकल है, ये यूक्रेन के रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है बाइडेन और पुतिन के बीच में जो टॉक्स हुई हैं, वो डिस्कस करने से पहले यूक्रेन का इशू देख लेते हैं। यूक्रेन का इशू देखो, यहाँ पे ये यूक्रेन है, यहाँ पे ये है रशिया। रशिया जो है, रशिया और यूक्रेन जो है, इनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं। यह है क्रीमिया। क्रीमिया ये है यूक्रेन का पार्ट था पहले, रशिया ने इसको 2014 में एनेक्स कर लिया है। और इसकी लोकेशन देखो, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के आसपास ये सब कुछ हो रहा है। और ब्लैक सी एक मेजर कारण है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो देखो ब्लैक सी की लोकेशन आप देखोगे तो ये है यूरोप, यूरोप के बीचों बीच ये पड़ता है ब्लैक सी, और यहाँ पे ये एशिया खत्म होता है और यूरोप शुरू होता है, उसके बीच में ब्लैक सी पड़ता है। इसको मैप में जरूर देखना, ठीक है। आपका आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का ये है कि आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो सराउंड करती हैं, ठीक है। तो ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। अगर इसकी कोई ट्रिक पता हो तो वो भी बताना, ठीक है, सो दैट एवरीबडी कैन बी हेल्प्ड बाय यू एंड बाय योर ट्रिक्स, ऑलराइट। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो मैप हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक सी का, देखो इसमें ये सी ऑफ अजोव दिख रही है आपको। सी ऑफ अजोव इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर रशिया, क्यों ये मैं बताऊंगी। ये जो छोटी सी स्ट्रेट दिख रही है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कर्च कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये है टर्की। टर्की के यहाँ पे देखो, टर्की और यहाँ पे भी थोड़ा सा टर्की पड़ता है। तो टर्की एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो थोड़ी एशिया में थोड़ी यूरोप में पड़ती है। अभी जो दोनों टेरिटरीज हैं टर्की की, उसके बीच में ये छोटी सी आपको बॉडी दिख रही होगी, वाटर बॉडी, इसको हम कहते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेट दिख रहा है इसको हम कहते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्टेट। और ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं डेंड्रेनल्स स्टेट। तो आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आप इसको जाके मैप में देखोगे, ठीक है। इस पूरी लोकेशन को देखना, ब्लैक सी, ब्लैक सी के आसपास कितने स्टेट्स हैं, कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, ये सब आप देख के आओगे, ऑलराइट। अब देखो इशू क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो इशू ये है कि वर्ल्ड वॉर टू
खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, इसके बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर शुरू हुई थी दो पोल्स के बीच में। हमारे जो वर्ल्ड था वो दो पोल्स में बढ़ गया था, एक साइड था यूएस, दूसरी साइड था यूएसएसआर। ये जो थे दो इंपॉर्टेंट, दो डोमिनेंट पोल्स थे। इनके बीच में जो लड़ाई थी वो थी आइडियोलॉजी की, एक था कैपिटलिस्ट, एक था कम्युनिस्ट। ठीक है। अब इनके बीच में जो लड़ाई थी वो खत्म नहीं हुई। वो यूएसएसआर क्या हुआ, 1990s में डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ कि कुछ सैटेलाइट नेशंस बने, यानी कि छोटे छोटे नेशंस बने, जिसमें से एक यूक्रेन भी है। ये सैटेलाइट नेशंस ने क्या किया, ये सैटेलाइट नेशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस अब जमाना चाहता था यूएस भी और रशिया भी। देखो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो एक बना यहाँ पे रशिया, जो कि एक डोमिनेंट पावर था। अब रशिया और यूएस दोनों एक दूसरे जो दोनों यूरोप के बीच के कंट्रीज थे ना, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे फॉर देयर हेजिमनी, फॉर देयर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फॉर देयर जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ को यूएस ने अपनी साइड कर लिया, कुछ को रशिया ने अपनी साइड कर लिया। यूक्रेन जो था वो बीच का स्टेट बन गया, बफर स्टेट बन गया। अब यूक्रेन के ऊपर रशिया अपनी इन्फ्लुएंस जमाना चाहता था, यूएस ऐसा होने नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पे यही इशू चलता रहता था। उस बीच में क्या हुआ कि यूक्रेन के ऊपर 2014 में, यानी कि 2014 में रशिया ने इन्वेड कर दिया और यूक्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी क्रीमिया को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अपने अंदर संभाल लिया। तो अब ये क्रीमिया जो है ये रशिया का पार्ट है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि रशिया ने अभी क्या किया है कि यूक्रेन के पास में अपने बहुत सारे ट्रूप्स को लाके, लगभग 1 लाख ट्रूप्स को लाके खड़ा कर दिया रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पे, यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसीलिए न्यूज में है। अब यूक्रेन इससे डरा हुआ है, यूक्रेन को लग रहा है कि क्या रशिया अभी और इन्वेड करेगा मुझ में। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यूक्रेन का ये जो डर है रिगार्डिंग दिस इन्वेजन ऑफ रशिया, ये यूएस तक पहुंच गया। यूएस ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूएस और बहुत सारी दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी इसके अगेंस्ट खड़ी हुई और इन्होंने रशिया को अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने यूक्रेन में इन्वेड किया अब की बार, तो हम फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे और हम आपको पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे और उसके अगेंस्ट फिर हम आपके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। तो रशिया बेसिकली क्या कर रहा है, रशिया यहाँ पे देखो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये स्लांटेड लाइंस में, ये यूक्रेन का एरिया है। ठीक है, इसका डॉनबास रीजन कहते हैं इसको। यहाँ पे भी रशिया के लिए जो यहाँ के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, यूक्रेन और रशिया के बीच में कल्चरल टाइज थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रशिया के सपोर्टर्स हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया का पार्ट बन जाए। ठीक है, तो ये जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जिसको ये कहा जाता है, यूक्रेन ये कहता है कि रशिया इसको फंडिंग दे रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रूप्स यहाँ पे लगा दिए हैं यूक्रेन के आसपास। उसके साथ साथ क्रीमिया को भी एनेक्स कर लिया। तो हर तरफ से रशिया जो है यूक्रेन को घेर के बैठा है। अब कॉजेस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, सबसे पहला तो बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है कि यूएस और रशिया दोनों ही अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं यूक्रेन के ऊपर। दूसरा है बफर जोन। ये दोनों जो यूक्रेन है ना, इन दो जोन्स के बीच में एक बफर का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए भी ये दोनों ही कंट्रीज जो है अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहती है। तीसरा ये कि रशिया का जो इंटरेस्ट है ब्लैक सी में। देखो ब्लैक सी एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रैटेजिक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंटरसेक्शंस, जो भी शिपिंग रूट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ से निकलते हैं। ओके। इसके अलावा एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनता है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ऐसे पोर्ट्स हैं, सेवस्टोपोल जैसे पोर्ट्स हैं, जहाँ पे कि कभी भी ये जो पोर्ट है ये जमता नहीं है, ये फ्रीज नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जियो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। इसके अलावा यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉनबास रीजन में। और ये कहता है यूक्रेन की ये जो है ये प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जिसको रशिया सपोर्ट करता है। अब क्रीमिया को यहाँ पे इन्वेड कर दिया था रशिया ने 2014 में, जिसके बाद इसको रशिया को G7 G8 जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इससे निकाल दिया गया और ये G7 बन गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन बार बार यूएस को और बाकी कंट्रीज को बोल रहा है कि हमको नाटो का मेंबर बना लो। ठीक है, नाटो क्या है, एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। यूक्रेन कह रहा है यूएस को कि हमको नाटो का मेंबर बना लो, लेकिन रशिया कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर एक बार यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो रशिया फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नाटो मेंबर जो भी होते हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी नाटो मेंबर के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन करता है कोई थर्ड कंट्री, तो वो ये माना जाएगा कि ये सारी ही नाटो मेंबर्स के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन है और इसका जवाब सारी नाटो मेंबर कंट्रीज देंगे। ठीक है, अब रशिया यही बात पे अड़ा हुआ है कि आप यूएस जो है वो नाटो मेंबर में शामिल नहीं करेगी यूक्रेन को। इसी को लेकर बाइडेन और पुतिन के बीच में लगभग 50 मिनट तक बात हुई है। यूएस ने ये कहा है कि रशिया अगर आगे बढ़ता है, इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगेंगे ही लगेंगे, इसके अलावा मिलिट्री सैंक्शंस भी लग सकते हैं, मिलिट्री एक्शंस भी ले जा सकते हैं रशिया के अगेंस्ट। रशिया ये कह रहा है कि ठीक है, मैं पीछे हट जाऊंगा, आप एक बार मुझे लिखित में दे दो, लिख के दे दो कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करोगे।
यूएस ने बोला हम क्यों लिख के दें भाई, हम नहीं लिख के देंगे। तो यही सब बातचीत अभी चल रही है बिटवीन यूएस एंड बिटवीन अमेरिका, सॉरी रशिया। ओके, तो ये छोटा सा इशू था, इंपॉर्टेंट है या आपको पता होना चाहिए। लास्ट इशू आज का, श्रीलंका ने यहाँ पे इंडिया को कुछ अपने पोजीशन हैं, जो कुछ ऑयल टैंक्स हैं उनको डेवलप करने की डील दी है, और कुछ सालों के लिए, लगभग 50 साल के लिए यहाँ पे दिया है लीज पे। इंडिया ने श्रीलंका ने अपने पोर्ट्स को, अपने ऑयल टैंक्स को, ऑयल जो टैंक्स हैं उनको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे त्रिनकोमली हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये है त्रिनकोमली। तो श्रीलंका में आपको ये मिलेगी त्रिनकोमली। श्रीलंका का मैप जरूर देखना, ये त्रिनकोमली है। इसके साथ साथ ये हम्बनटोटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये मन्नार इंपॉर्टेंट है, ये एडम्स ब्रिज इंपॉर्टेंट है, जाफना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो चलो ठीक है, ये कोलंबो देख लेना एक बार। तो ये जो है यहाँ पे त्रिनकोमली की बात करें, त्रिनकोमली में कुछ ऑयल टैंक्स हैं जो लीज पे दे रहा है श्रीलंका इंडिया को। अब इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। इंडिया को वहाँ पे एक बिग ब्रदर की रेपुटेशन के साथ देखा जाता है, ये माना जाता है कि इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंट नेशन है, ठीक है। तो हमारी सॉवरेनिटी ना ले जाए, इस हिसाब से उसको देखा जाता है। अब श्रीलंका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि श्रीलंका में चल रहा है इकोनॉमिक क्रंच। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हो गए हैं फूड सिक्योरिटी के इश्यूज। क्यों ऐसा हुआ है? फूड सिक्योरिटी के इश्यूज क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही रेडिकल डिसीजन लिया। यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाएंगे। इन्होंने यहाँ पे सारे जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स थे उसके इम्पोर्ट पे बैन लगा दी। अब ऐसा करने के बाद एकदम करा इन्होंने, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनका ठप पड़ गया। ठप पड़ गया तो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए, और ये यहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच फेस कर ही रहे थे। इनका जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन बिल था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए इन्होंने ये, एक तरह से देख सकते हो कि इसीलिए इन्होंने ये स्टेप लिया था। लेकिन यहाँ पे फॉरेन बिल भी इनको वापस बढ़ाना पड़ा, ये जो स्टेप था इसको वापस लेना पड़ा इनको। ऑर्गेनिक अब नहीं है, ठीक है। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, अभी पूरा ऑर्गेनिक नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक क्रंच यहाँ पे फेस कर ही रहा था। और ये चाइना का भी मारा हुआ है, ठीक है। चाइना ने इसको अपनी डेट डिप्लोमेसी में फंसा लिया है। चाइना ने यहाँ पे क्या किया, बहुत ज्यादा डेप्थ दिया, अब इसको फंसा लिया है, पूरा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर अपना लगाता है चाइना, ठीक है। इसीलिए अब श्रीलंका ने बोला कि नहीं भाई, त्रिनकोमली का जो पोर्ट डेवलपमेंट है, ऑयल टैंक्स डेवलपमेंट है, वो हम इंडिया को ही देंगे। तो ये इशू है। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस आर इन न्यूज, यू शुड हैव अ लुक ओवर इट, एंड हम इसके डेवलपमेंट को देखते रहेंगे। ऑलराइट। अच्छा, आज का एथिक्स डोज, इक्वानिमिटी क्या होती है? देखो, आज का जो हमने कोट पढ़ा था ना, उससे आप इसको रिलेट करना। इक्वानिमिटी क्या होती है? कोई भी, कैसी भी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट सिचुएशन या इजी सिचुएशन, उसमें आप कितने काम रहते हो, कितने कंपोज रहते हो, दिस शोज योर इक्वानिमिटी। तो मेंटल कामनेस, कंपोजर, इवननेस ऑफ टेम्पर एंड स्पेशली ऑल दिस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये आपकी इक्वानिमिटी को दिखाती है। यानी कि आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आए, आप शांत रहोगे, आप दिमाग से सोचोगे, आप वाइजली सोचोगे, ऐसे नहीं कि हड़बड़ा के कुछ भी डिसीजन ले लिया, ये नहीं। तो एक साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है, कंपोजर को दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप अनडिस्टर्ब रहते हो बाय द एक्सपोजर टू इमोशंस, पेन एंड अदर फिनोमेना। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल क्वालिटी विच एवरी पब्लिक ऑफिशियल शुड होल्ड विद इन हिमसेल्फ, ठीक है। अब इसमें आप मुझे एक चीज करना, आप जाना वापस पीछे और देखना हमने आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी क्या देखा था, उससे आप इसको डायरेक्टली डील कर पाओगे। इनफैक्ट उस कोट को आप यहाँ पे यूज भी कर पाओगे। और दूसरा आज का आपके लिए टास्क ये है कि आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि आप में इक्वानिमिटी है या नहीं है, और अगर है तो आपने कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे ये इक्वानिमिटी दिखाई थी। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इस पीडीएफ जो इस टेलीग्राम पूरा जो लेक्चर है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शाम को 7 बजे मिलेगी, ठीक है। सो दैट आप पूरा लेक्चर देखो और शाम को रिवाइज कर सको। तो 7 PM पे मैं इसकी पीडीएफ को पोस्ट करूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। So that was all. Have a very good day and goodbye.